तो स्टूडेंट्स, अगर मैं थेफ्ट की बात करूं तो थेफ्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता में। तो जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 303 क्लोज 1 है, ये थेफ्ट को डिफाइन करता है। और 303 क्लोज 2 जो है, ये थेफ्ट की पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 303 क्लोज 1 में डेफिनेशन दी गई है थेफ्ट की। तो थेफ्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले एक व्यक्ति की डिसहोनेस्टली इंटेंशन होनी चाहिए। डिसहोनेस्टली इंटेंशन एक व्यक्ति की होनी चाहिए, जैसा कि आपको कल भी मैंने बताया था वीडियो में। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था कि सेक्शन 2 से सेक्शन 7 जो है भारतीय न्याय संहिता का, वो इसको डिफाइन करता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कुछ ऐसा काम करना जिससे एक व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस होता है और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन होता है। तो एक व्यक्ति की डिसऑनेस्टली इंटेंशन होनी चाहिए। दूसरी बात, वो उस इंटेंशन से क्या करता है, वो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, मैंने वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी यूज किया है क्योंकि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 303 क्लोज 1 में आप मूवेबल प्रॉपर्टी ही देखेंगे। तो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट दी कंसेंट मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन में है, किसी व्यक्ति के पोजेशन में है, उसकी कंसेंट के बिना क्या करता है, कोई व्यक्ति ले जाता है। विदाउट दी कंसेंट क्या करता है, किसी व्यक्ति की पोजेशन में जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको उसकी परमिशन के बिना ले जाता है, मूव कर देता है। क्या कर देता है, मूव कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको थेफ्ट बोलते हैं। तो थेफ्ट में होता क्या है कि एक व्यक्ति मूवेबल प्रॉपर्टी को, उसके जिसकी पोजेशन में वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको बिना पूछे ले जाता है, तो वो थेफ्ट कमिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई ए है, ये मेरे पास आता है, अब मेरे घर में आता है, मेरे घर में ये देखता है कि मेरी वॉच टेबल पे पड़ी है, बड़ी अच्छी वॉच है, उसको वो बिना परमिशन के, बिना कंसेंट के ले जाता है डिसऑनेस्टली इंटेंशन से। तो ये एक थेफ्ट बन जाता है। तो थेफ्ट में क्या होता है, चोरी क्या होती है कि कोई व्यक्ति बिना कंसेंट के दूसरे की प्रॉपर्टी ले जाता है। अगर आप सेक्शन यहाँ पढ़ेंगे, मैंने वैसे बड़ी सिंपल लैंग्वेज लिखी है नोट्स में अपने। अगर आप थेफ्ट की यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं 303 में, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ लिखा भी हुआ है क्लोज 1 में। मैंने बोला आपको थेफ्ट को डिफाइन किया गया है, तो यहाँ बोला भी गया है, अगर आप देखते हैं तो दिखाता हूँ आपको एक बार। यहाँ बोला गया है कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। बस वही बात है कि कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति की पोजेशन से ले जाता है बिना व्यक्ति की कंसेंट के, प्रॉपर्टी को मूव कर देता है, तो उसको थेफ्ट कहते हैं। तो थेफ्ट में बेसिकली चार पांच इसेंशियल आते हैं, जो इसेंशियल मैंने अपने नोट्स में बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप ये चार पांच पांच इसेंशियल अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये पांच इसेंशियल, और इन इसेंशियल को आप समझ लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन थेफ्ट का कभी नहीं भूल सकता। ये पांच इसेंशियल आपको याद करने हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। दूसरी बात, जो थेफ्ट है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी अटैच की गई है। एक्सप्लेनेशन 1 2 3 4 5। जो 1 है, ये बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। जो 2 3 और 4 है, ये जो मूविंग की बात की गई है, मूविंग की बात करता है। और जो एक्सप्लेनेशन 5 है, ये कंसेंट कंसेंट की बात करता है कि कंसेंट कैसी होगी, फ्री होगी, कैसी होगी, क्या कंसेंट का मुद्दा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने थेफ्ट के नोट्स में देखकर। तो मैंने आपको बताया ही कि सेक्शन 3031 जो है वो डिफाइन करता है थेफ्ट को, और 3032 जो है वो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर मीनिंग की बात करें थेफ्ट के, तो थेफ्ट के मीनिंग की बात क्या है, तो सिंपली थेफ्ट क्या है, थेफ्ट मीन्स ए पर्सन विद अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन रिमूव द मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कंसेंट के बिना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से रिमूव कर देता है, इसको थेफ्ट कहते हैं। इट इज दस ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन एंड नॉट अगेंस्ट ओनरशिप। ये एक ऑफेंस है अगेंस्ट पोजेशन, ये ओनरशिप के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं है। पोजेशन का मीनिंग बहुत बड़ा है, जो आपको पता होना चाहिए। देखो, ओनरशिप और पोजेशन में डिफरेंस होता है। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, पोजेशन में कब्जा। तो अगर किसी के पास कब्जा है,
तो आप उस कब्जे से किसी की प्रॉपर्टी ले जाते हैं बिना परमिशन के, तो वो भी थेफ्ट ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी घड़ी किसी दुकानदार को ठीक करने को दी, अब घड़ी का पोजेशन दुकानदार के पास चला गया। अब उस दुकानदार की दुकान में से कोई तीसरा व्यक्ति उस घड़ी को चुरा के ले जाता है, तो दुकानदार थेफ्ट का केस करेगा, ये चोरी है। क्योंकि चोरी के लिए ओनरशिप होना जरूरी नहीं है, बल्कि पोजेशन होना जरूरी है। 5 एक्सप्लेनेशन अटैच की गई हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इसेंशियल क्या है। मैंने आपको बताया इसेंशियल आपको याद करने हैं, यहीं से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन थेफ्ट का क्लियर होगा। सबसे पहले, देयर मस्ट बी डिसहोनेस्ट इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी, इंटेंशन डिसहोनेस्ट होनी चाहिए। दूसरा, द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। जैसे पहले बताया मैंने, इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट नहीं हो सकता। द प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन ऑफ द आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, प्रॉपर्टी को व्यक्ति के कब्जे से ले जाया जाना चाहिए। फिर प्रॉपर्टी मस्ट बी टेक आउट, वही सेम ही है, possession of the person आगे, the person must be the property must be taken without the consent, प्रॉपर्टी बिना कंसर्न के लेके जानी है। और लास्ट में, the person must be moved in order to of such taking the property, यहाँ प्रॉपर्टी वर्ड आएगा, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूव्ड इन ऑर्डर ऑफ सच टेकिंग, प्रॉपर्टी को मूव किया जाएगा उस टेकिंग को करने के लिए, मतलब थेफ्ट को करने के लिए। तो पहले बता डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो मैं आपको पहले बता चुका कि जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है ये भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में डिफाइन की हुई है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति को आप रॉन्गफुली लो लॉस करवाते हैं और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुली गेन करवाते हैं, मतलब एक को रॉन्गफुल लॉस होता है, दूसरे को गेन होता है, तो इसको डिसऑनेस्टली कहा जाएगा। तो डिसऑनेस्टली इंटेंशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इंटेंशन इज द जीस्ट of the offense, the taking will not amount to theft unless intention with which it is taken is dishonest। जब तक इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है, अर्थात आप किसी को रॉन्गफुल लॉस नहीं करवाना चाहते, ना आप अपने आप को रॉन्गफुल गेन करवाना चाहते, आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं है, तो ये थेफ्ट नहीं माना जाएगा, फिर चाहे आप किसी की वस्तु अपने साथ ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मंदिर में गए माथा टेकने के लिए, आपने पुरानी चप्पल डाली हुई थी, आपने चप्पल मंदिर के बाहर खोल दी, आप माथा टेकने अंदर चले गए, वहां और भी लोग आए थे, आप वापिस आए, आपने गुड इंटेंशन में, आपको लगा मेरी चप्पल पड़ी है, आपने चप्पल पहनी, पर वो आपकी नहीं थी, वो किसी और की थी, तो आप बिना कंसर्न के वो चप्पल लेके चले गए, पर आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं थी, आपने उस चप्पल को अपना मान लिया, इवन तो वो पुरानी थी, पर आपको लगा मेरी चप्पल ही है, तो ये चोरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन यहाँ पे डिसऑनेस्ट नहीं है। इवन दो आपने चप्पल किसी और व्यक्ति की उसकी परमिशन के बिना, उसकी कंसर्न के बिना, उसके पोजेशन से आप ले गए हैं दूर, लेकिन फिर भी आपको थेफ्ट के लिए लायबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। देयर कैन बी नो थेफ्ट वेयर देयर इज नो डिसऑनेस्टली, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया भी यहाँ पे कि ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी, ए ने गुड फेथ में माना कि जो बी की प्रॉपर्टी है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी समझ गया बी की प्रॉपर्टी को, और उस प्रॉपर्टी को बी की पोजेशन से दूर ले गया, तो यहाँ पे ए की डिसऑनेस्टली इंटेंशन नहीं थी, इसलिए हम ए को लायबल नहीं करेंगे थेफ्ट के लिए। अब दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट नहीं हो सकता। इवन दो एक्सप्लेनेशन 1 भी बोलती है कि जब तक कोई प्रॉपर्टी धरती के साथ अटैच है, या धरती के साथ अटैच प्रॉपर्टी के साथ कोई वस्तु अटैच है, तो सारी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही मानी जाती है। पर जैसे उस प्रॉपर्टी को सेपरेट किया जाता है, धरती से अलग किया जाता है, वैसे ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है और वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ है, पेड़ जमीन में लगा हुआ है और उसकी चोरी करनी है, पेड़ बहुत महंगा बिकता है, तो उस पेड़ की चोरी नहीं की जा सकती, लेकिन वे जैसे ही उस पेड़ को काटेंगे, वो काट कर उसको अलग कर देंगे जमीन से, तो फिर वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बन जाएगा। देखो एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलती है, दैट ए प्रॉपर्टी बिकम्स मूवेबल व्हेन इट इज सेवरेड फ्रॉम द अर्थ, जैसे अर्थ से अलग की जाएगी प्रॉपर्टी मूवेबल बन जाएगी। ए स्टैंडिंग ट्री इज इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इट बिकम्स मूवेबल व्हेन इट कट डाउन, वो स्टैंडिंग पेड़ है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पर जैसे ही तोड़ा जाएगा तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ आपने एक्सप्लेनेशन 1 को पढ़ना है, तभी आपको नंबर आएंगे। अब देखो, क्या थेफ्ट इलेक्ट्रिसिटी का किया जा सकता है, क्या बिजली की चोरी की जा सकती है, यह क्वेश्चन बहुत बार आता है क्वेश्चन मार्क पूछकर, तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, बिजली की चोरी नहीं की जा सकती। इवन दो बिजली को मूवेबल मान सकते हैं, लेकिन अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि हम बिजली की चोरी नहीं कर सकते, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट नहीं है, बल्कि ये कहां पे आएगा, ये अंडर सेक्शन 39 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के अंदर डील किया जाएगा, क्योंकि स्पेशल लॉ बना हुआ है, और आपको पता है ये स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल ओवर दी भारतीय न्याय संहिता, स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है।
तो यहाँ भी स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। और अब तीसरा सेंस क्या है, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द ओनर एंड नॉट द ओनरशिप। तो आप एक मूवेबल प्रॉपर्टी को व्यक्ति की पोजेशन से दूर ले जाते हैं, ओनरशिप की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति है, वो किसी फोन को चोरी करता है, वो चोर है, उसकी पोजेशन में फोन आ गया। अब मान लो उसकी पोजेशन में से कोई चोर फिर चोरी करके ले गया उस फोन को, तो क्या माना जाएगा, ये चोरी मानी जाएगी। चोरी किसके अगेंस्ट हुई है, उस चोर के अगेंस्ट चोरी हो गई, या वो फोन फिर से चोरी हो गया है। तो मतलब क्या, पोजेशन जो है वो लाफुल अनलाफुल कोई भी हो सकता है, पर पोजेशन होना चाहिए। अंडर सेक्शन 303 द बीएनएस द टर्म पोजेशन हैज नॉट बीन यूज्ड एंड नॉट द टर्म पोजेशन हैज बीन यूज्ड एंड नॉट द ओनरशिप, देयरफॉर पोजेशन डज नॉट मींस लाफुल पोजेशन, इट कैन बी अनलॉफुल। पोजेशन अनलॉफुल लाफुल कोई भी हो सकता है। मतलब अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी का अनलॉफुल पोजेशन है, मूवेबल प्रॉपर्टी का, और आपकी पोजेशन से कोई व्यक्ति ले जाता है बिना परमिशन के आपकी, तो आप उस पर चोरी का केस कर सकते हो, वो चोरी के लिए लायबल होगा इवन दो आप अनलॉफुल पोजेशन में थे। क्योंकि पोजेशन होना चाहिए, चाहे वो लॉफुल हो अनलॉफुल हो, वो मैटर नहीं करता। फिर विदाउट द कंसेंट, जो प्रॉपर्टी लेके जाएगा व्यक्ति, वो आपकी कंसेंट के बिना लेके जाएगा, आपकी सहमति के बिना लेके जाएगा। अब कंसेंट जो है ना, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। जो कंसेंट है, अगर आप एक्सप्लेनेशन 5 पढ़ेंगे इसके साथ, तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैंने यहाँ लिखी नहीं, आप लिख भी सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन 5 प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ कंसेंट, डील विद द प्रोविजन ऑफ द कंसेंट। एज पर the explanation 5, the consent can be either express or implied। consent जो है वो express भी हो सकती है, implied भी हो सकती है। consent अगर है तो वो चोरी नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने अपना मोबाइल फोन किसको दे दिया, ये ले मेरा मोबाइल फोन यूज कर ले, तो वो यूज करता है, तो उसको ऊपर में चोरी के लिए केस नहीं कर सकता। चाहे मैंने कंसेंट एक्सप्रेस दी है, इंप्लाइड दी है, वो मैटर नहीं करता। अब आप बोलेंगे सर एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंसेंट क्या होती है, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर मेरे स्टूडेंट्स, मैं बात करूं एक्सप्रेस, मैं अगर बात करूं कंसेंट की, ये एक्सप्रेस हो सकती है, ये इंप्लाइड हो सकती है। दोनों कंसेंट वैलिड कंसेंट है। एक्सप्रेस कंसेंट का मतलब होता है जब कंसेंट आप बाय वर्ड्स देते हैं, बाय वर्ड्स देते हैं। वर्ड्स मतलब चाहे आप रिटर्न में दे रहे हैं, चाहे आप बोल के दे रहे हैं, तो आपकी कंसर्न वैलिड कंसर्न मानी जाएगी। और इम्प्लाइड कंसर्न का मतलब होता है कि जब आप कंसर्न बाई वर्ड्स नहीं देते, बल्कि आप बाई कंडक्ट, बाई योर बिहेवियर आप कंसर्न देते हैं। जैसे एग्जांपल है, एक व्यक्ति बोलता है कि कोई व्यक्ति कौन है जो मेरे से कुश्ती करना चाहता है, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है मैं तेरे से कुश्ती कर सकता हूँ, मैं देता हूँ जैसे सहमति अपनी कुश्ती करने के लिए, आजा कुश्ती करते हैं। ये होगी एक्सप्रेस कंसेंट। और एक व्यक्ति बोलता है कि कौन मेरे से कुश्ती करना चाहता है, तो एक पहलवान आता है अखाड़े में, लंगोट पहनता है और कुश्ती करने लग पड़ता है, तो उसका बिहेवियर बता रहा है, कंडक्ट बता रहा है कि वो कंसेंट दे रहा है कुश्ती करने के लिए, तो होगी इम्प्लाइड कंसेंट। तो वैसे ही जैसे मान लो मेरे से कोई व्यक्ति मेरी कार की चाबी मांगता है कि यार मेरे को कार चाहिए थी, तो मेरे को काम है, तो आपकी कार फ्री है, मैं बोलता हूँ हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये ले चाबी, ले जा तू कार, शाम को आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगी एक्सप्रेस कंसेंट। एम्प्लॉयड में क्या होगा, कोई व्यक्ति मेरे को ऐसे बोल रहा है, बड़ा लंबा बात कर रहा है मेरे साथ कि हम, मुझे कार चाहिए, मेरे को कार में कहीं जाना है, मेरे को काम है, और मैं चाबी निकालता हूँ, उसके पास कैश दे देता हूँ। इम्प्लाइड कंसेंट, मेरे बिहेवियर से, मेरे कंडक्ट से लग गया पता कि मैं अपनी सहमति दे रहा हूँ कंसेंट के लिए। कंसेंट जो है, तो मतलब चोरी का माना जाएगा जब व्यक्ति विदाउट कंसेंट प्रॉपर्टी को लेके जा रहा है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति एक्सप्रेस या इंप्लाइड कंसेंट से प्रॉपर्टी लेके जाएगा, तो वो लायबल नहीं होगा। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट्स, अगर कंसेंट, अगर कोई व्यक्ति ना, जो जिस व्यक्ति की पोजेशन में प्रॉपर्टी है, या तो उसकी कंसेंट लेके प्रॉपर्टी जा सकता है, या कोई और अथोराइज्ड उसका एजेंट है जिसको अथॉरिटी दी हुई है, तो उसकी कंसेंट से भी लेके जाएगा प्रॉपर्टी, तब भी चोरी नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा दोस्त मेरे घर आता है, मेरे मम्मी पापा घर पे हैं, मेरा दोस्त बोलता है कि मेरे को मुनीश की बाइक चाहिए, मेरे मम्मी पापा उसको चाबी दे देते हैं, तो ये भी वो कंसेंट से लेके जा रहा है, मैं चोरी का केस नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को अथॉरिटी दी हुई है, तभी मैंने उनके पास चाबी रखी हुई है कि आप बाइक का ध्यान रखिए, बाकी किसको देनी होगी दे देना। तो इस तरह से जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस या इंप्लाइड कोई भी हो सकती है। अब लास्ट जो एसेंशियल है वो क्या है, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूव्ड इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। प्रॉपर्टी को मूव किया जाएगा उस टेकिंग के लिए। अब मूव जो है ना बड़ा जरूरी है। अब प्रॉपर्टी
थेफ्ट कंप्लीट करना तो प्रॉपर्टी को मूव करना बड़ा जरूरी है। जो एक्सप्लेनेशन 2, 3, 4 है ना, वो सारी मूविंग से ही डील करती है। 2, 3, 4 एक्सप्लेनेशन क्या है मैं आपको पढ़ा भी दूंगा अभी, सारी मूविंग से डील करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ह्यूमन बॉडी का थेफ्ट किया जा सकता है? देखिए स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन बॉडी है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। थेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम उसका थेफ्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई जीवित व्यक्ति है तो हम उसका किडनैपिंग कर सकते हैं, किडनैपिंग के लिए बंदा लायबल होगा। हम उसको रोंगफुल कन्फाइन कर सकते हैं, रोंगफुल कन्फाइनमेंट का केस चल सकता है, पर चोरी नहीं की जा सकती ह्यूमन बॉडी की। और अगर मान लो ह्यूमन बीइंग मर गया है, मरा हुआ है, डेड बॉडी है, तो उसकी भी चोरी नहीं की जा सकती। उसके लिए भी भारतीय न्याय संहिता में अलग से प्रोविजन है। अब बात आती है, लिखा हुआ है नो थेफ्ट कैन बी कमिटेड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब बात आती है थेफ्ट बाय हस्बैंड और वाइफ। क्या पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं थेफ्ट के लिए? कि पति बोले पत्नी ने मेरे पैसे निकाल लिए बटुए से मेरे से पूछे बिना, या पत्नी बोले पति ने मेरा सामान यूज कर लिया, मेरा परफ्यूम यूज कर लिया मेरे से पूछे बिना, क्या ऐसा हो सकता है? देखो इंग्लिश लॉ की बात ऐसी है ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही माने जाते हैं दोनों लॉ की नजर में। तो ना तो हस्बैंड वाइफ के ऊपर केस कर सकता है थेफ्ट का, ना वाइफ हस्बैंड के ऊपर कर सकती है, क्योंकि वो एक ही इंसान माने जाते हैं। तो कैसे एक ही इंसान अपने ऊपर कैसे केस करेगा? तो अंडर इंग्लिश लॉ क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ आर कंसीडर्ड एज वन इन द आइज ऑफ लॉ, देयरफॉर वन कैनॉट कमिट द थेफ्ट ऑफ अदर प्रॉपर्टी। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। इंडियन लॉ में सिनेरियो अलग है। अगर कोई वस्तु एक्सप्रेसली किसी एक की कंसेंट में है, जैसे मान लो गहन नहीं है, वो वाइफ की पोजेशन में है, वाइफ के कब्जे में है, और पति उस गहनों को बेच आता है वाइफ के पूछे बिना, तो ये थेफ्ट के लिए पति को लायबल किया जा सकता है। वैसे ही पति है, उसने अपने पैसे रखे हुए हैं अलग से, वो पत्नी को खर्चा देता है, पर कुछ पैसे अलग से रखे हुए अपने लिए, कुछ बुढ़ापे के लिए, और पत्नी उनको खर्च करके किसको दे देती है, या अपना सूट सला लेती है, जो भी है, तो पति उस पर भी चोरी का केस कर सकता है। मतलब इंडियन लॉ में देयर इज नो सच प्रिजम्पशन, ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि पति पत्नी लॉ की नजर में एक ही माने जाएंगे इसलिए केस नहीं कर सकते, ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं है। इफ वन सपोज रिमूव द प्रॉपर्टी विच इज एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ अदर है, एक बंदा उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहा है जो एक्सक्लूसिवली दूसरे के पोजेशन में है, तो सपोज को थेफ्ट के लिए लायबल किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग केस है अजय भारद्वाज वर्सेस स्टेट 1985 का, पंजाब एंड हरियाणा का। हाउएवर इफ वाइफ गिव्स मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड टू थर्ड पर्सन, अगर मान लो वाइफ क्या कर रही है, अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी, अपने पति की मूवेबल प्रॉपर्टी, मान लो कपड़े हैं, फोन है या घड़ी है, वो तीसरे पर्सन को दे रही है, देन शी विल बी लायबल फॉर ओनली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इफ शी वाज इन द पोजेशन ऑफ हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। अब ऐसा होता है कई बार ना कि प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली वाइफ को दे रखी है। इस केस में हुआ क्या था ना, एक लड़की थी, उसके पास अपने पति का सारा सामान था, घड़ी, ये वो, सोने की चेन, सब कुछ। तो उस लड़की का एक्स्ट्रा मैटर अफेयर हो गया उसका, मतलब वो किसी की गर्लफ्रेंड बन गई, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने पति की चीजें देती थी, वो अपने बॉयफ्रेंड को ही अपने पति की चीजें देती थी। तो हुआ क्या, इससे ना पति की चीजें बॉयफ्रेंड को देती थी, तो फिर देखा पति ने कि मेरा मेरा सारा सामान तो खत्म हो गया, कहाँ गया? तो कोर्ट ने पत्नी को चोरी के लिए केस नहीं किया, लायबल नहीं किया, क्योंकि चोरी में क्या होता है स्टूडेंट्स, चोरी में ये होता है कि एक व्यक्ति दूसरे की पोजेशन से प्रॉपर्टी चुपचाप बिना उसकी कंसर्न से ले जाता है। पर यहाँ पे प्रॉपर्टी वाइफ की ही पोजेशन में थी, तो वो खुद दे रही थी, चोरी तो ये नहीं था। लेकिन वाइफ को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल किया गया था कि उसने अपने पति का ट्रस्ट तोड़ा है, तो उसको लायबल किया गया था। अब बात आती है कि थेफ्ट ऑफ ओन प्रॉपर्टी, क्या अपनी प्रॉपर्टी का थेफ्ट भी किया जा सकता है? ये बड़ा ग्रेट क्वेश्चन है। तो मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी प्रॉपर्टी का भी थेफ्ट कर सकते हैं, आप लायबल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि थेफ्ट के लिए ओनरशिप का होना जरूरी नहीं है, बल्कि पोजेशन का होना जरूरी है। तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को देते हो, फिर वो उसकी पोजेशन में चली जाती है किसी दूसरे व्यक्ति के, और आप उस प्रॉपर्टी को बिना उसकी परमिशन के ले आते हैं, तो आप थेफ्ट के लिए लायबल हो जाएंगे। Yes, it can be possible that one can be liable for the theft of your own property. You can be liable for the property of your own property also. मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपने अपना मोबाइल फोन किसी दुकानदार को ठीक करने को दिया, दुकानदार की पोजेशन में मोबाइल फोन चला गया, दुकानदार ने बोला कि 2 दिन बाद ले जाना, 2 दिन बाद आपने कॉल की, दुकानदार ने बोला 1000 रुपया बना हुआ है, आप ले जाओ अपने मोबाइल फोन को। आप दुकान में मोबाइल फोन लेने गए, आपका मोबाइल फोन सामने रखा हुआ था, लेकिन दुकानदार वहां पे था नहीं, तो आपने बोला मरने दो, कौन देगा 1000 रुपए। आपने फोन उठाया अपना कि मेरा फोन तो है, और चले गए। तो अब आपने दुकानदार की पोजेशन में जो फोन था, वो उसकी परमिशन के बिना, उसकी कंसर्न के बिना आपने मूव किया, तो आप चोरी के लिए लायबल हो। आपकी डिसऑनेस्टली इंटेंशन भी थी, आप 1000 रुपया देने से बच रहे थे, दुकानदार को 1000 रुपये का नुकसान करवा रहे थे, अपना फायदा करवा रहे थे, तो आप थेफ्ट के लिए लायबल हो जाओगे। आप अपनी प्रॉपर्टी का थेफ्ट के लिए लायबल हो सकते हो। एज वी नो दैट
for the offense of theft, ownership over property is not necessary and the possession only necessary. Even possession can be either lawful or unlawful. आपको पता ही है। अब पनिशमेंट क्या मिलेगी थेफ्ट के लिए? अगर आप थेफ्ट करते हो तो देखो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, अगर आप पहली बार थेफ्ट कर रहे हो, पहली बार आपको लाइबल किया जा रहा है, तो मतलब आपको पनिशमेंट दी जा सकती है आइदर डिस्क्रिप्शन की, अर्थात या तो कठोर कारावास होगा, मतलब आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर साधारण कारावास होगा, मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल होगी सिंपल या फिर रिग्रेस, फॉर द टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर, जो 3 साल तक की बढ़ सकती है, और विद फाइन और विद बोथ, है ना। तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है, ये दोनों भी हो सकती हैं। और अगर बात करें सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की, मतलब सब्सिक्वेंट कन्विक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार चोरी की थी, आप लायबल हुए, जेल काटी, फिर से दोबारा से बाहर आ गए, फिर से आपने चोरी करी, तो आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही होगी, फिर ऑप्शन नहीं है कि आपको सिंपल भी हो सकती है। पहली बार चोरी करोगे तो कोर्ट आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, सिंपल में क्या होता है जेल काटनी है, रिग्रेस भी दे सकता है, रिग्रेस में क्या होता है आपसे काम भी करवाया जा सकता है, पत्थर कटवाए जा सकते हैं, जो भी है। लेकिन जब सब्सिक्वेंट कन्विक्शन आप दोबारा से कन्विक्शन करते हो तो आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, दोबारा से करोगे तो आपको डायरेक्ट रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, और बी शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से कम नहीं होगी, बट विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, मतलब कम से कम 1 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5,000 रुपीज। एक और बात बताई हुई है, ये नया प्रोविजन ऐड किया गया यहाँ पे, यहाँ बोला गया है कि अगर मान लो आपने चोरी करी और उसकी वस्तु की वैल्यू 5,000 रुपए से कम है, 5,000 रुपए से कम की वस्तु की चोरी करी है आपने, तो आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी? तो भाई साहब आपको जो है, पहली बात तो आपको बोला जाएगा जो आपने 5,000 रुपए तक की वस्तु चुराई है, वो 5,000 रुपए आप जितने भी पैसे हैं, 2,000, 3,000, 4,000, वो आप पहले तो उसे रिस्टोर किए जाएंगे पैसे चोर से। बाकी फिर उसको क्या है ना, पनिश किया जाएगा कम्युनिटी सर्विसेज के लिए। कम्युनिटी सर्विसेज होती क्या है? ये नई पनिशमेंट ऐड हुई है बीएनएस के अंदर, इसके अंतर्गत जो है, जो मुजरिम है, जो अपराधी है, उससे कम्युनिटी सर्विसेज करवाई जाती है, कम्युनिटी के लिए काम करवाया जाता है, जैसे कोई पब्लिक पार्क साफ करवा दिया, कोई तालाब साफ करवा दिया, इस तरह से। तो ये सारा कुछ आपने किस में लिखना है? टेफ्ट में लिखना है, सब कुछ टेफ्ट में आएगा आपका। अब मैं अगर आपको यहाँ पे देखूं बेर एक्ट, तो बेर एक्ट में सारी बातें लिखी हुई है, सिंपल ही है। मैंने एक वीडियो बनाई है अपनी, उसमें मैं बेर एक्ट में सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, जितना भी है सारा कुछ मैंने बेर एक्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लीज जरूर देखिएगा। अब अगर आपको लगता है सर ये सारे के सारे इलुस्ट्रेशन अगर आपको पढ़ाए जाएं विद एग्जाम्पल, अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएं, अगर आप चाहते हो, ये इलुस्ट्रेशन जो है बहुत टफ है, आपको बड़े अच्छे से टेक्स्ट को पढ़ना है, तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सारे के सारे इलुस्ट्रेशन को बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा, और इनका डिफरेंस भी करूंगा, कैसे ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग है, कैसे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से अलग है ना। और आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आप हमारे पेड लेक्चर लेना चाहते हैं, पेड नोट्स लेना चाहते हैं अच्छी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें 98 164 92 276, इस पे मैसेज करें, या फिर 98 166 34 276, यहाँ पे आप मैसेज करें हमें, आपको नोट्स लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे पेड लेक्चर्स ज्वाइन करने, आपने हमारी क्लासेस को अच्छे से पढ़ना है, लो को आपने, तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशंस के लिंक भी हमने दिए हुए हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, चाहे आप CCSU के बच्चे हैं, MSU के बच्चे हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के बच्चे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बच्चे हैं, HPU के बच्चे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, काफी यूनिवर्सिटी, कोई भी है उसके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमें मैसेज करें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, हम आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर देंगे, और फ्यूचर में आपको हेल्प मिलती रहेगी। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज लो विद ट्विंस, मतलब लो विद ट्विंस इंस्टाग्राम पेज है, इसको आप हमें हमारे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हम वीडियोस डालते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, चैनल